तीन खास मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे इस पॉलिसी की समीक्षा करते हुए ये जानते हैं कि आखिरकार इस पॉलिसी का कितना इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पर और बाजार पर पड़ता है। देखिएगा मेरे साथ निरंजन हीरानंदानी साहब हैं जो कि एमडी हैं हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन के, साथ ही मूर्ति नागराजन है, वृंदा जागीरदार हैं और डॉक्टर अरुण है हमारे साथ, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे ओवरऑल मार्केट्स इसमें करना क्या। साथ ही दीना मेहता भी हमारे साथ है, असीसी मेहता की, उनसे हम समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट्स पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। पहले मैं हीरानंदानी जी से आपसे बात करना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि जो अभी स्टांस लिया है आरबीआई के गवर्नर ने, उन्होंने ये बात जरूर की है कि एनपीएस कम करे जाएंगे, अर्थव्यवस्था को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन शायद उम्मीद भी जताई है कि आगे चलकर ये सारी स्थितियां अगर ठीक होती हैं तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए, आरबीआई आपको कट दे देगा। आप भी मानते हैं कि हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े लेकिन कट मिलेगा आगे? मेन इश्यू दो बात पे है। 15 जुलाई को आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाली थी जहां बैंक्स प्रायोरिटाइजेशन ऑफ होम लोन्स थे, उसको जो फिगर था वो 50 लाख तक कर दिए थे और उनको एक सहूलत दे दी थी जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 7 साल के रेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट एसएलआर और सीआरआर कोई रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे अंदाज से आप ये 40,000 करोड़ सेपरेट देखिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स रेज करने की कैपेसिटी फॉर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ होम लोन्स, एक दोनों को आप जुड़ा देंगे तो लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स काफी होम लोन सेक्टर के लिए बढ़ जाने वाली है। तो मेरे अंदाज से होम लोन सेक्टर को एक अच्छी बात दिख रही है कि लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। होम लोन्स के लिए हर बैंक के पास पैसे रहेंगे और नहीं रहेंगे तो वो बॉन्ड्स रेज करके लंबे 7 साल के बॉन्ड्स रेज कर सकते। सेकंड बात जो आपने कही वो एनपीएस के बारे में, जहां स्ट्रक्चरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है, जहां एनवायरमेंटल क्लियरेंस या परमिशंस अब तक नहीं मिले हैं और प्रोजेक्ट्स ऐसे अटक गए हैं, उनको रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है और हम उम्मीद रख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज जहां अटक गए हैं उनको एक सहूलत फ्यूचर में दे जाएगी। ये दोनों बात बहुत महत्व की है, लेकिन वी हैव टू टेक इनटू कनेक्शन अर्लियर released by RBI and today's release. I think it's a good sign for construction companies in the long run. ठीक है, मैं आपको वापस आऊंगा। इस बीच दीना मेहता भी हमारे साथ है। दीना जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए इस बिजनेस को। ओवरऑल मार्केट इसको कैसे देख रहा है? देखिए हर बार बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर होता है और आरबीआई की पॉलिसी भी आपको पता है ट्रिगर के तौर पर ही है। आप इसको कैसे देखते हैं? आपका एनालिसिस क्या है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं देखिए, एक तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था ये पॉलिसी को लेकर, क्योंकि हम ये मानते थे कि अभी जो इन्फ्लेशन घटने का जो ट्रेंड है वो और मजबूत होने की जरूरत है। और जहां तक बरसात की बात है उसका भी एक मिड अगस्त तक पूरा अंदाजा आ सकता है, एंड अगस्त तक, कि हम बरसात की स्थिति में कहां तक पहुंचे हैं। तो ये एकदम शॉर्ट टर्म के अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन वो ट्रेंड को बिल्कुल मक्कम होने में महीने भर का समय लगेगा। तो ये देखते हुए आरबीआई ने एक कॉशियस अप्रोच दिया है, लेकिन जो इनका एक्सपेक्टेशन है कि 2016 में ही वो जो उनका टारगेटेड इन्फ्लेशन है वहां तक पहुंचेगा, तो ये काफी लंबा समय है। और जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कि 5-5.5% तक ग्रोथ जा सकता है, तो ये सारी बातें बिल्कुल पॉजिटिव है। और जो एसएलआर घटाने की बात है, तो ज्यादा सिक्योरिटीज, वैसे भी बैंकों के पास जो लिमिट है उससे ज्यादा ही उनका एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स हुआ है। तो एक बड़े पैमाने पर एक लिक्विडेशन एसएलआर की और लिमिट घटाने की बहुत जरूरत है, तभी बैंक के पास असली लिक्विडिटी आएगी। और ये जो एसएलआर रिलीज होगा, ये गवर्नमेंट का जो एफआईआई वगैरह का कोटा है उसमें भी डाल सकते हैं और इसकी असर रुपए पर भी पड़ सकती है। तो ये सारी बातें हमें समझनी जरूरी है, लेकिन एक बात है कि ट्रेंड एक पॉजिटिव दिख रहा है और मार्केट भी काफी कुछ उसमें नेगेटिव नहीं लिया है। ठीक है दीना जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मेरे को पता है आपको जाना भी है। एक तो आप मेरे को रुपए का एक बार कैलकुलेशन बता पाए कि कितना और वॉलेटाइल हो सकता है, इसकी रेंज क्या रहने वाली है, और दूसरा अब मार्केट के पोर्टफोलियो में बैंकिंग को और कितनी जगह देनी चाहिए इस पॉलिसी की बात?
देखिए, बैंकिंग को इम्प्रूवमेंट के पाथ पे ही जाना है, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट्स आर गोइंग टू डू वेल तो बैंकिंग इंडस्ट्री पीछे नहीं रह सकती। और एनपीए जो घटाने की बात है, वो अगर एनपीए घट सकते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री शुड डू वेल। और दूसरा, जहां तक इंडेक्स का सवाल है, आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट, और ये मैं आपके हर कार्यक्रम में बार बार कहती आई हूँ कि जो आपका फायदा, आपका प्रोग्राम है, तो आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, हर महीने हर हफ्ते आप इन्वेस्ट कीजिए। और मैं मानती हूँ कि जो एक पॉट ऑफ गोल्ड हम लोग ये कहते हैं, इट इज देयर एट द एंड ऑफ द जर्नी। नीना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। हमारे साथ अब डॉक्टर अरुण सिंह मौजूद है, सीनियर इकोनॉमिस्ट डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के। मिस्टर सिंह, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपके कितने अनुमान के परे है ये पॉलिसी? आपका भी यही अनुमान कोई बदलाव नहीं होगा? और दूसरा, जिस तरह के आंकड़े आए हैं खासतौर से एसएलआर को लेकर, या फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जो प्रायोरिटाइज सेक्टर होंगे या फिर जिसमें भी जरूरत होगी उसमें पहले रकम आएगी, आप इसे कितना सरोकार रखते हैं? देखिए, जहां तक का पॉलिसी का सवाल है तो ये इट्स लार्जली एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। हमने पहले भी उम्मीद नहीं की थी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव का, और वैसे ही आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस किया। देखिए, एक खास बात है आरबीआई गवर्नर के अनाउंसमेंट में पिछले कुछ महीनों में जो पॉलिसीज आई हैं, एक कंसिस्टेंसी देखी गई है दो फ्रंट पे। एक, वो कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन इज बिलो आवर टॉलरेबल लिमिट, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट रेट। दूसरी बात है, वो लिक्विडिटी की पर बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर लिक्विडिटी क्रंच होगा तो एक प्रॉब्लम हो सकता है इकोनॉमी, जब हमारा ऑप्टिमिज्म इंप्रूव कर रहा है, ऐसे सिनेरियो में अगर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है तो एक कंसर्न हो सकता है। तो ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए ही मॉनेटरी पॉलिसी पिछले कुछ समय से फ्रेम की जा रही है। तो एक्सपेक्टेशन में कोई चेंजेस नहीं है एज पर आर एक्सपेक्टेशन। जहां तक एसएलआर की बात है, देखिए 22.5 से 22% कर दे, लेकिन अभी भी बैंक एसएलआर में होल्डिंग है, अभी भी 27-28% है। तो कितना लिक्विडिटी एक्चुअली आएगा, वो दैट इज सेपरेट इश्यूज। अभी जो हो रहा है, जो लेंडिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बैंक्स आर रिलेक्टेंट टू लेंड टू द कॉर्पोरेट सेक्टर गिवन देयर हाई एनपीएस रेशियोज। और ज्यादा करके एनपीएस जो है आज के सेक्टर में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली पावर और टेक्सटाइल में ये। और इकोनॉमी की जहां तक बात करें, देखिए हमारे पास एक टारगेट है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है इन्फ्लेशन। दोनों टारगेट को अगर आपको कैलिब्रेट करके आगे बढ़ना है, दोनों टारगेट को अगर एक रेंज में रखना है और एक साइड इन्फ्लेशन कम करना है, ग्रोथ ऊपर करना है, तो दो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, एक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की देखिए कंस्ट्रेंट है, वो एक बियॉन्ड पॉइंट वो आगे नहीं जा सकते हैं। दूसरा है पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का प्रॉम्प्ट एक्शंस रिक्वायर्ड है अगर मॉनेटरी पॉलिसी का स्मूथ चैनलाइजेशन और इफिशिएंट फंक्शनिंग देखना है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, काफी पावर प्रोजेक्ट क्लियर अप हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस की वजह से 6 महीने से 1 साल के आने वाले समय में ये इंप्रूवमेंट होगा। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने चालू होंगे तो एनपीए धीरे धीरे कम होगा, लेकिन तब तक एक कंसर्न बना रहेगा। और जब तक इन्फ्लेशन एक टॉलरेबल लिमिट में नहीं आता है, हम आरबीआई से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं रेट कट की। उन्होंने क्लियरली बताया है कि 6% टारगेट बाय जून 2016 उन्होंने आरबीआई गवर्नर ने बताया, जब तक वो टारगेट मीट नहीं होगा तब तक कम है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट अभी देखेंगे तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो है जो पिछले महीने। आपने बहुत बेहतर बात यहाँ पे रखी है कि थोड़े कंसर्न जरूर है, लेकिन फिर भी कम से कम ट्रेंड को पॉजिटिव देखा जा सकता है। ये एक बेहतर बात सामने निकल के आई है। मेरे साथ सुनील मंत्री साहब भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील जी, शुक्रिया पहले तो बिजनेस को समझ देने के लिए। ओवरऑल आपकी फर्स्ट रिएक्शन इस पॉलिसी की बात जानना चाहता हूँ। आरबीआई ने जो कदम उठाया है उसको आप ये सरकार की जो पॉलिसी है उसके एक्सटेंशन के रूप में देखते हैं, या फिर आरबीआई को थोड़ा उतना कंफर्ट नहीं जितना गवर्नमेंट का कंफर्ट है? वो तो धड़ाधड़ रिफॉर्म्स कर रही है, लेकिन आरबीआई के थोड़े हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट काफी पॉजिटिव रहती है क्योंकि उसे वोटर्स को फेस करना पड़ता है।
पॉलिटिशियंस काफी पॉजिटिव होते हैं, जो रिफॉर्म्स और अलग अलग डिसीजंस लेना चाहते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे उनका ज्यादा फोकस रहता है। आरबीआई एक रेगुलेटर है और निश्चित रूप से उन्हें थोड़ा सा बहुत कॉशियसली हर कदम लेना पड़ेगा, पर फिर भी मैं आरबीआई की तारीफ करना चाहूंगा दो चीजों के लिए। जैसे कि कुछ दिनों पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी लोन्स के लिए उन्होंने जो अनाउंसमेंट दिया है, उससे रियल्टी क्षेत्र को काफी बड़े पैमाने पे बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात जो आज रखी है, SLR 0.5 घटाकर एक बड़े पैमाने पे जो मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, मुझे लगता है उसका भी बेनिफिट सारे प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर उनको अधिक पूंजी मिलने के माध्यम से निश्चित रूप से बेनिफिट होने वाला है जी। मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री की समस्या फिलहाल है, एक लिक्विडिटी की बहुत कमी है और हम चाहते हैं कि ये सेक्टर के लिए अधिक लिक्विडिटी बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त हो, ताकि हम प्रोजेक्ट जितने भी अटक रहे हैं, जितने भी डिफिकल्टी आ रही है, वो पूरी करने का प्रयास करें, नंबर एक। सेकंड बात ये भी रखी है, गवर्नमेंट ने आरबीआई के पक्ष में रखा है और बैंकिंग के सामने रखा है कि होम लोन्स जो है वो करीबन 7% के आसपास होने चाहिए। जैसे कि अगर याद करेंगे, पिछले एनडीए के गवर्नमेंट में जी होम लोन 7% होता करता था, 6.5 to 7% हुआ करता था। निश्चित रूप से मैं ये भी बात ध्यान में रखना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन की समस्या गवर्नमेंट के सामने है। आरबीआई इसे कुछ समय लेगा, पर एक अच्छा कदम लगा कि इन्होंने अच्छे ग्रोथ टारगेट रखे, 6% जीडीपी ग्रोथ टारगेट रखा है अगले साल के लिए और आने वाले समय के लिए 8% जीडीपी रखा है। उसके माध्यम से अधिक जॉब क्रिएट होंगे और अगर इन्फ्लेशन कम आता है तो होम लोन मुझे लगता है निश्चित रूप से 8% के आसपास इनिशियली आएगा और आने वाले समय में और भी कम हो सकता है जी। तो उससे ये रियल एस्टेट क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर डिमांड बढ़ सकती है, अधिक मकान लोग खरीद सकते हैं और अल्टीमेटली डेवलपर और डेवलपर से जो रिलेटेड पूरी इंडस्ट्रीज है उसका बेनिफिट हो सकता है। तो मैं काफी सकारात्मक हूं और आरबीआई की निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूंगा और आने वाले समय में मुझे लगता है निश्चित कुछ पॉजिटिव कदम उठाएंगे जिससे रियल्टी क्षेत्र को या रियल एस्टेट से जितने भी जुड़ी इंडस्ट्रीज है उसको इसका लाभ प्राप्त हो और साथ में कंज्यूमर के लिए भी आने वाले समय में कुछ बेनिफिट दे, इंटरेस्ट बेनिफिट दे, अधिक लोन अलाउ करे, फर्स्ट लोन के लिए कुछ एग्जामिशन दिए। मुझे लगता है आने वाले समय में ये सभी मुद्दों पे विचार हो सकता है जी। मिस्टर हीरानंदानी, जो अगला सवाल होगा वो ये कि जो सिनेरियो है फिलहाल डिमांड को लेकर, वो किस तरह से सेक्टर को लेकर, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट काफी हायर लेवल्स पर है, डिस्पोजेबल इनकम अभी इतनी उत्साहजनक नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ से जब सरकार जो कामकाज कर रही है रिफॉर्म्स फ्रंट पे, खासतौर से इंफ्रा स्पेस में, इन दोनों चीजों को देखते हुए आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड डिमांड के अंदर कुछ बूस्ट आएगा, सप्लाई जो ऑलरेडी आ रही है मार्केट के अंदर वो फुलफिल होंगी और नई सेल्फ सप्लाई के लिए जो कैपेसिटी है, फर्दर एडिशन होगा डिमांड की साइड से, वो भी हमें मैचअप होता दिखाई पड़ेगा? मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं। मेरे अंदाज से एक बुलिश मार्केट में देख रहा हूं एक 12 months फ्रॉम टुडे। ओपनिंग अप ऑफ द सेक्टर जो डायरेक्शन दी हुई है केंद्र सरकार अभी दिखा रही है कि हमें अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर ध्यान देना है, स्मार्ट सिटीज के ऊपर हमें ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी ऊपर हम ध्यान देंगे। दिस कंपाउंडेड इफेक्ट ऑन हाउसिंग इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो मेरा एक बुलिश एक्सपेक्टेशन है। तो I think we are going to see at least a 15, 20, 25% increase in construction, development, demand, orientation in the next 6 to 12 months. I know this is more than market expectations, but this is my personal expectations of the market in terms of real estate. And home loans के लिए काफी लोग वेट कर रहे थे, वो उम्मीद रखते थे कि ब्याज कम हो जाएगा, लेकिन और 50 लाख की लिमिट तक जो लोग लेने को गए हैं वो बैंक्स अभी कम ब्याज में देना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए लोग वेट कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से विद अ लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स प्लस availability of housing which is going to take place in the next thing plus smart cities, you are going to see a boom in housing which will be unprecedented. बिल्कुल, ये बात काफी अहम है जो आपने बताई कि जो स्मार्ट सिटीज होगा उससे एकदम से बूम आएगा, स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर भी इसका इम्पैक्ट एक कैस्केडिंग इफेक्ट जरूर आता हुआ दिखेगा। वृंदा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्योंकि एक दो कंसर्न है, एक तो फूड इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी कंसर्न है, इनफैक्ट आरबीआई ने तो ये बात नहीं बताई भी इन्फ्लेशन को लेकर एग्जैक्टली क्लियरली, लेकिन एनालिस्ट ये जरूर कहते हैं कि फूड इन्फ्लेशन में
जो प्रॉब्लम है वो सप्लाई साइड की है, गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए, ये आरबीआई की कमेंट्री में था। दूसरा, मॉनसून इस बार उतना अच्छा है नहीं तो एक्चुअली फूड प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं कि आरबीआई के लिए जो नेक्स्ट पॉलिसी की समीक्षा होगी उसमें भी फूड इन्फ्लेशन उतना ही बड़ा मुद्दा रहेगा जितना इस बार था? पहली बात तो आरबीआई की पॉलिसी की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी हुई है, और गोइंग फॉरवर्ड जो भी स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जिस तरह आएगा उस पर ही निर्भर रहेंगे आरबीआई के फ्यूचर स्टेप्स। उसमें इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये दोनों बहुत अहम प्लेस रखते हैं। इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन यस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो सॉफ्टनिंग हम देख रहे हैं पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। तो इस बार मॉनसून का पूरा पिक्चर अभी तक तो क्लियर नहीं आया, और जहां तक अभी अगस्त की बात है मॉनसून अभी तक डेफिसिट में है, और भाई कई क्रॉप्स की जो सोइंग है वो भी पहले से कम है, तो इसलिए इसका फूड इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए आरबीआई थोड़े अभी कॉशियस वेट एंड वॉच मोड में है। अभी नवंबर तक हमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है, सप्लाई साइड कैसी पैन आउट होती है, और ऑल्सो उसका बेस इफेक्ट का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो अभी तक हम देख रहे हैं वो भी निकल जाएगा। तो इसीलिए उस समय के बाद ही इन्फ्लेशन का रियल इम्पैक्ट हमें दिखेगा। तो अब तक तो कंसर्न बनी हुई है कि हाँ अगर मॉनसून ठीक नहीं होता है और अगर सप्लाई साइड में प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसका इम्पैक्ट फूड इन्फ्लेशन पर होगा, और वो कहीं जाकर जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन भी बन सकता है। तो इन्फ्लेशन पे जो कंसर्न है वो अभी तक बनी हुई है, और आरबीआई क्या जो गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई विल कंटिन्यू टू वॉच द रेट्स रेट कट के लिए, और साथ ही साथ वो बैंक्स को भी प्रिपेयर कर रहा है। लाइक अभी जो एसएलआर कट है और उसके साथ उन्होंने क्या किया कि इंक्रीज इन लिक्विडिटी विल लीड टू अ फॉल इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर बैंक्स। तो इससे बैंक्स विल बी इन अ पोजीशन टू लेंड, और दूसरी बात बैंक्स अपनी बैलेंस शीट को भी इंप्रूव कर सकती है, और जहां तक वो बाज़ेल III रेगुलेशंस है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वो भी इंप्रूव हो सकता है। सो जब बैंक्स की स्थिति में बैंक्स विल बी इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, तो बैंक्स भी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और भी तैयार तत्पर रहेगी। तो आरबीआई ने जो देखा है कि हाँ फूड इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू बी वरी, इट विल कीप अ क्लोज वॉच। देखिए आरबीआई का स्टेटमेंट है कि वी विल कंटिन्यू टू मेंटेन अ क्लोज वॉच, तो वो तो वहां पर रहेगा ही। बट एट द सेम टाइम सिचुएशंस आर आल्सो इंप्रूविंग। जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा हम देखने जो आ रहा है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है, विच विल मोस्ट लाइकली बी सस्टेन्ड। तो इसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स तक तो थोड़ा वेट एंड वॉच ही रहेगा। उसके बाद परहैप्स आरबीआई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन कटिंग रेट्स। ठीक है वृंदा जी, शुक्रिया आपका आज इस बिजनेस को समय देने के लिए। तो आप ये बता ही रहे थे कि अभी थोड़ी सिचुएशन उतनी नहीं है, कंफर्टेबल था भी नहीं आरबीआई कि कुछ एक कट हो, लेकिन हाँ आगे थोड़ा हो सकती है या आरबीआई इस कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। मिस्टर नागराजन, एक सवाल आपसे ये भी है, अभी फॉरेक्स को लेकर आरबीआई भी थोड़ा कंफर्म्ड है कि ठीक है ये फ्लो इनफ्लो बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल इनफ्लो एक्चुअली इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। आपको लगता है ये जो फ्लो का ट्रेंड है, कैपिटल इनफ्लो का जो ट्रेंड है, ये कंटिन्यू होगा? और साथ ही फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम हमारे को चिंता की बात नहीं है। फूड इन्फ्लेशन को सप्लाई से ठीक किया जा सकता है, लेकिन फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब भी इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉरेक्स सफिशिएंट होगा, इंपोर्ट किया जा सकेगा। Look, the point is we are still not out of wood. अभी तक हम लोग कतरे से बाहर नहीं है, because last year जब आप देखोगे तो the whole pressure on interest rates forex से आया actually. Because last year we were actually looking at RBI was looking at cutting rates. RBI कट कर रहा था और उसके बाद we had this forex issue. forex issue के से yields को again he has to take again rate hike cycle चालू हो गया। तो अभी वी कैन नॉट से अभी जो सिचुएशन है लाइक आई सेड बिफोर, इराक में जो इशू हो रहा है वी डोंट नो, रशिया में कैसा हो रहा है वी डोंट नो। सो अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबली वी आर सीइंग यूएस इज डूइंग वेल। तो ये सब सिचुएशन में वी कैन नॉट से दैट वी आर आउट ऑफ द वुड, बिकॉज वी आर स्टिल ए करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री। लास्ट ईयर 4.5 था, अभी 2% है। इधर ऑयल प्राइसेस ऊपर चला गया, कुछ फ्लेयर अप हो गया, तो अगेन वी विल हैव प्रेशर ऑन फॉरेक्स। सो दैट्स द रीजन हम लोग बोल रहे हैं कि शायद इस साल वो रेट कट नहीं करके नेक्स्ट ईयर थिंग्स इफ इट इम्प्रूव सम क्लैरिटी आए व्हाट इज हैपनिंग ऑन रशिया, व्हाट इज हैपनिंग इन इराक, एंड देन आरबीआई विल लुक एट कटिंग रेट। सो माय बेसिक प्रीमाइस इज दैट रेट कट्स विल नॉट कम टिल फॉरेक्स में वी हैव गॉट कंफर्ट, एंड स्टिल दैट इज सम टाइम अवे राइट नाउ। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ कुछ और जानकारी जुड़े हैं। हमारे शेखर जलान है, डायरेक्टर मनीपाम ग्रुप के। शेखर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, इस पॉलिसी के बाद मार्केट्स में जो रिएक्शन है वो मोर और लेस एक
उतार चढ़ाव भरा ही है, क्योंकि एक खरीदारी आई थी थोड़ी देर पहले, फिर वापस अब लाल निशान में मार्केट्स आ चुके हैं। आपका रिएक्शन क्या है इस पॉलिसी के ऊपर? और दूसरा, यहां से आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स का मूवमेंट? देखिए, अगर आरबीआई पॉलिसी की बात करें तो मोर और लेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस ही है, जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को जो उम्मीद थी, बिकॉज कोई भी इस समय रेट कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मानसून का भी डेफिसिट है और प्लस एक इन्फ्लेशन का एक कंसर्न जो बना हुआ ही है। तो कहीं ना कहीं किसी को भी ये उम्मीद तो नहीं थी कि रेट कट आएगा, तो पॉलिसी मोर और लेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन्स ही है, और उसी का नतीजा में बाजार में देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है बाजार में, 0.5% के आसपास का एक अप मूव या डाउन मूव चल रहा है। तो मुझे लगता है दिस ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। और अगर बाजार की ओवरऑल बात करें तो मुझे लगता है कि अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पे बात करें तो 7750 का एक रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का, जिसको मुझे लगता है कि उसको क्रॉस करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। अगर एक बार 7750 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है एक बड़ी तेजी की उम्मीद है, और निफ्टी में हम 8100 से 8200 का दर भी बड़े आसानी से देख सकते हैं। बट 7750 का लेवल काफी क्रूशियल है, और इसको क्रॉस करने में मुझे लगता है भी थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है अरुण, शुक्रिया आपका भी जी बिजनेस में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आपने बताया कि अभी तो थोड़ी चिंता की बात जरूर है, लेकिन अभी हम जो बैंकर्स का रिएक्शन देख पा रहे हैं उसमें भी ये कहा है कि शायद हो सकता है कटौती में थोड़ा और समय लग जाए, क्योंकि अभी मानसून की स्थिति और कई ऐसी चीजें हैं जो कि अपना असर दिखा सकते हैं। डॉक्टर अरुण सिंह, शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। इंट्राडे चार्ट आप देख पा रहे हैं निफ्टी का, टिक बाय टिक आपको इससे क्लियर होगा कि जैसी पॉलिसी आई, पॉलिसी के बाजार एक अच्छा रनअप मिला, लेकिन ठीक रिवर्सल ऑफ दिस रनअप जो भी हमारे को मिला उसका ठीक रिवर्सल आ गया, और अभी निफ्टी करीब 33 अंक नीचे है। तो बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करने की इस समय जरूरत है, इसलिए पूरा पैनल तैयार है, आपकी हेल्प कर रहा है और आपको ये बता रहा है कि आखिरकार पॉलिसी का कितना इंपैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। शेखर हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही मिस्टर सुनील मंत्री भी हैं, और साथ ही मिस्टर नागराजन, उनसे भी हम समझ रहे हैं ओवरऑल इंपैक्ट फॉरेक्स पर भी कितना आएगा, क्योंकि ये बाजार फॉरेक्स को बहुत क्रिटिकली वॉच कर रहा है। और आप निफ्टी देखिए, ऑलमोस्ट 30 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स अभी 124 अंक टूट चुका है, इससे पहले 90 अंकों की बढ़त थी, यानी कि पिछले 20 मिनट के अंदर सेंसेक्स ने करीब 200 अंकों का एक गोता लगा दिया। तो एक्सट्रीम वॉलेटाइल मार्केट। और अब आप बैंक निफ्टी देखिए, बैंकिंग काउंटर्स की वजह से बाजार को हेल्प मिली थी, लेकिन वो रिवर्सल है, और बैंक निफ्टी अपने आप में करीब 103 अंकों के नुकसान के साथ आ चुका। तो जोरदार गिरावट मार्केट के अंदर वापस देखने को मिल रही है। और आपके सामने टॉप लूजर्स भी है, जिसमें ज्यादातर आप शेयर्स देखेंगे जो कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। आईसीआईसीआई बैंक जैसा दिग्गज बैंक भी आज इस चपेट में आ रहा है, करीब 1.5% का नुकसान यहां पर भी है। रिलायंस ऑलमोस्ट 1000 के नीचे है। सुनील जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, रियल एस्टेट की जो प्रॉब्लम है, ये आपको लगता है कि एक क्वार्टर 2 क्वार्टर्स में ठीक हो सकती है, और आरबीआई का रोल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर बिना आरबीआई के भी आप रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स को दूर होता देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अब तक रिफॉर्म्स लिए हैं? मेरा मानना है कि आरबीआई का सबसे अहम रोल होता है रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए। ठीक है। क्योंकि आरबीआई सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, सारी बैंक्स की पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। जैसे कि आप जानते हैं, मकान खरीदते वक्त करीबन 70 to 80% ट्रांजैक्शन होम लोन वाले होते हैं। मतलब 70% जनता जो भी मकान खरीदती है वो होम लोन लेती है, तो उसका एक इंटरेस्ट रेट और ईएमआई पे बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो तो उसे मकान खरीदने में बहुत आसान होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, आप कितना मार्जिन इंसिस्ट करते हैं। ठीक है। जैसे ऑन एन एवरेज होम लोन पे करीबन अभी 30% मार्जिन है, ऑन एन एवरेज हम बात करें। अगर ये मार्जिन कुछ हद तक रिलैक्स करें तो उसे मकान खरीदने में काफी आसानी महसूस होती है। तो कुल मिला के आरबीआई की पॉलिसीज का सीधा असर कंज्यूमर पे पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात हम करें डेवलपर्स की, ज्यादा करके बड़े प्रोजेक्ट होने पे अभी के समय में सारा असर उसका बैंकिंग सिस्टम से आता है। आप बैंकें डेवलपर्स को लेंड कर रही है या नहीं, उसके बाद वो क्या रेट से दे रही है, इसका सीधा असर आता है। आपने अनुमान देखा होगा कि पिछले 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र में बहुत कम लिक्विडिटी बैंकिंग के माध्यम से आई है, और इसका सीधा असर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पे पड़ा है। मतलब हम जितनी अनुमानित ग्रोथ है उतनी दिखा नहीं पा रहे थे, क्योंकि लिक्विडिटी की काफी कमी है ये क्षेत्र के लिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे उम्मीद नहीं है कि उसको एक 15 दिन महीना भर में हो जाए। आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के लिए, मे बी सितंबर ऑनवर्ड्स या दिसंबर ऑनवर्ड्स, ये क्षेत्र के लिए अधिक लिक्विडिटी अवेलेबल होगी। आज का एक पहला कदम है कि जिसके माध्यम से कुछ रियल एस्टेट क्षेत्र को लिक्विडिटी मिलेगी।
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आरबीआई जो भी नॉर्म्स है लिक्विडिटी के रिलैक्स करेगी, जिससे बैंकों को यह संभव होगा कि वो रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ज्यादा पैसा मुहैया कराए। और अगर वो बात होती है तो मुझे लगता है रियल एस्टेट क्षेत्र काफी तेजी से दौड़ेगा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि अलग भी माध्यम का कुछ इसमें विचार हो रहा है, जैसे रेट का अनाउंस हुआ है, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स अभी कुछ इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बेहतर बात की कि यहाँ पे आगे चल के रियल एस्टेट के लिए लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है कम से कम वो सितंबर के बाद यहाँ से कम हो सकती है। शुक्रिया आपका जी बिजनेस को आज समय देने के लिए। साथ ही मूर्ति आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बताया आपने कि ओवरऑल इस समय फॉरेक्स एक मेजर कंसर्न अभी भी बना हुआ है, तो उस पर आपको क्लियरली वॉच रखनी है। मेरे साथ मिस्टर SL बंसल साहब इसमें जुड़े हैं, ओबीसी के हैं, CMD है। बंसल जी शुक्रिया बल तो जीविस को समय देने के लिए। कल भी जब आपसे बातचीत हो रही तब भी आपने बात रखी थी सामने कि हो सकता है इतना कंफर्टेबल ना हो आरबीआई, और आपकी बात आज ठीक भी निकली। आरबीआई ने कोई कट नहीं किया, सिर्फ SLR को छोड़कर। आपको लगता है कि ये कंटिन्यू आगे भी रहेगा, समय लगेगा कट में? यू आर टॉकिंग ऑफ पॉलिसी रेट? जी, पॉलिसी रेट की मैं बात बोल रहा हूँ। हाँ, निश्चित तौर पे पॉलिसी रेट कट होने में समय लगेगा। हो सकता है यदि इन्फ्लेशन थोड़ा और कंफर्ट जोन में आए तो अक्टूबर के अंदर टू गिव सम इंडिकेशंस पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट कट हो, बट गोइंग फॉरवर्ड लुक्स डिफिकल्ट। ठीक है मिस्टर बंसल, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, आप पूरी तरह से प्रिपेयर थे या फिर आपके लिए एक थोड़ा सरप्राइजिंग इंपैक्ट है कि ये इस बार नहीं किया? क्योंकि एक्चुअली जब भी हम आरबीआई पॉलिसी को थोड़ा एनालिसिस करते थे थोड़ा रिवर्सल ही आ जाता था। उम्मीद करते थे कट होगा, स्टेबल आ जाती थी, स्टेबल की उम्मीद करते थे कट आ जाता था। इस बार बिल्कुल सटीक वैसा ही आया है। मुझे तो पूरी उम्मीद यह थी, कल मैंने कई चैनल को यही बताया था, जब मैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर रहा था तो कई लोगों ने मुझे पॉलिसी के बारे में पूछा था। मैंने तब भी यही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी रेट्स में कुछ चेंज आएगा, और SLR के बारे में मेरा पूरी उम्मीद थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा इंडिकेशन देगा कि लिक्विडिटी को थोड़ा और ईज आउट करेगा। उसके पीछे कई कारण हैं। हर आदमी का अपना एक व्यू होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो समय समय पे हर फोरम पे कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने फाइनेंसिस को जो है थोड़ा ठीक करना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह फाइनेंशियल FRBM के लिए काफी कदम उठाए हैं। तो मुझे लगता है कि वो इंडिकेशन देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि आप अपने फाइनेंसिस ढंग से मैनेज करिए, और मैं बैंक को जो है स्पेस दूंगा सो दैट क्रेडिट के लिए जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्टिव सोर्सेज के लिए फंडिंग की, उसके अंदर लिक्विडिटी की कमी ना हो। ठीक है बंसल साहब, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए जी बिजनेस को। इस बीच हेमंत कनौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि CMD है श्री इंफ्रा के। हेमंत जी शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। इस बार की जो पॉलिसी का इम्पैक्ट है, आप कम से कम हम ऐसा मान के चले कि आरबीआई ये चीज समझना चाहता है, ये चीज जान चुका है कि देखिए अब मैं भले ब्याज दर नहीं भी कम करूंगा, लेकिन सरकार के जो रिफॉर्म्स है शायद एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं पहले से, इसलिए थोड़ा स्पेस लेना चाहता है, रूम लेना चाहता है। ये बात बिल्कुल ठीक है या फिर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, लिक्विडिटी तो इससे जो SLR रिडक्शन हुआ है उससे लिक्विडिटी मार्केट में और बैंक्स के पास काफ़ी हो जाएगी। 40-41 हज़ार करोड़ के करीब का लिक्विडिटी रहेगा, तो बैंक्स लेंड कर सकती हैं। लेकिन क्रेडिट ऑफ टेक उस तरह से पिकअप नहीं हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्पेशली कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स वगैरह अटके हुए हैं उनमें अभी भी कुछ स्ट्रेस चल ही रहा है। बैंक्स CDR किए हैं और भी रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी कुछ एक्शंस लिए हैं, लेकिन सब एक्शंस अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू नहीं हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट हम लोग तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा हो, लेकिन आरबीआई भी डिसाइड किए हैं कि इन्फ्लेशन के कारण से इंटरेस्ट रेट्स में कोई कमी नहीं होगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में किस तरह से आरबीआई का डिसीजन रहता है, और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसमें थोड़ा स्ट्रेस तो है ही, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यदि हाई हो तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, इम्प्लीमेंटेशन में, दोनों में ही इफेक्ट आता है। चलिए, इस बीच हमारे साथ राजीव कुमार सीनियर फेलो CPR इंडिया के भी मौजूद हैं। मिस्टर कुमार नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपका रिएक्शन चाहेंगे इन नंबर्स के ऊपर जो आए हैं। SLR के अंदर कटौती की गई है लेकिन रेपो रिवर्स रेपो में कोई बदलाव नहीं है। आपको लगता है जो जिस तरह का अभी महंगाई का लेवल बना हुआ है, जिस तरह की ग्रोथ के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, सही कदम उठा रहे हैं या फिर सही जो एक दिशा है उस तरफ ही आरबीआई कामकाज कर रहा है? नहीं, आरबीआई ने जैसा अपेक्षा थी वैसे ही उसी के मुताबिक काम किया है, और मेरे विचार में यही करना उचित भी था इस वक्त पर, क्योंकि उनको एक अपना रेपुटेशन बनाना है
एक एंटी इन्फ्लेशन एजेंसी के तरह से, और जितने भी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की रहती है कि लोग हाउस होल्ड्स खासतौर से जो हैं वो क्या समझते हैं कि इन्फ्लेशन के आने वाले दिनों में हालत क्या होगी। तो आरबीआई ये संदेश बिल्कुल साफ देना चाहता था कि वो किसी भी कीमत पे इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ने देगा, और जहां तक आंकड़े हैं वो ये है कि अब से लेकर नवंबर तक तो इन्फ्लेशन शायद घटेगा और उसके बाद से उसके बढ़ने की फिर से आशंका है। तो इसलिए अभी शायद थोड़ी सी जल्दी थी आरबीआई को अपना इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, और क्योंकि अभी कुछ पिछले 2-3 महीने में 2 महीने में वेजिटेबल प्राइसेस, सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं, दूध के दामों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, और ये भी आशंका है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस के दाम सरकार को भी शायद बढ़ाना पड़ेंगे। तो इसको सबको लेकर देखकर मेरे ख्याल में आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट इस समय अभी अपना कायम रखे हैं वो ठीक ही हैं। एक बस बात और कहना चाहता था कि जो लिक्विडिटी बढ़ाने का काम है उसका मुझे मसरफ समझ में नहीं आया, क्योंकि लिक्विडिटी अभी काफ़ी है बाजार में। अगर आप कॉल रेट्स देखें तो वो कहीं बढ़ नहीं रहे हैं, क्रेडिट ऑफटेक जो है वो अभी बढ़ा नहीं है, सिर्फ 13-14% है। बैंक्स के पास काफ़ी लिक्विडिटी है, एसएलआर सारे बैंक्स के 4-5%, 22.5% से ज़्यादा हैं। तो ये जो लिक्विडिटी बढ़ाने का जो प्रयोजन है वो एक मेरे ख्याल में बस एक कर दिया है, उसका मुझे खास मकसद अभी समझ में नहीं आता है। ठीक है, इस बीच हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मार्केट्स में इस समय कैसे ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल बाजार की बस स्थिति को देखें तो 40 अंकों का नुकसान आ चुका है निफ्टी पर। हेमंत कनोरिया हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव कुमार, साथ ही शेखर जलाल हमारे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो में। हेमंत जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं इस समय अभी की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि आप भी डेट मार्केट से काफी फंड्स रेस भी करते हो और आपका काफी सरोकार भी रहता है। एक्चुअली इस समय डेट मार्केट की पोजीशंस क्या है, और इस पोजीशन के बाद यानी कि आरबीआई की अनाउंसमेंट के बाद ओवरऑल डेट पे कितना फर्क पड़ेगा, ये डेट मार्केट बॉन्ड्स पे एक्चुअली? नहीं, देखिए बॉन्ड्स में तो इंटरेस्ट रेट हमें नहीं लगता है कि अभी बढ़ना चाहिए, और लिक्विडिटी के कारण से इंटरेस्ट रेट्स में जो भी अभी इंस्टीट्यूशंस वगैरह या बैंक्स वगैरह भी जो बॉन्ड्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये लिक्विडिटी बढ़ने के कारण से वो इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है जो 9-9.5 में प्लान कर रहे हो वो 20 से 25 बेसिस पॉइंट कम में ही रेज करे। हम लोग भी एनसीडीज का प्लानिंग कर रहे हैं इस महीने के अंत में रेज करने का, और ये लिक्विडिटी के कारण से अब हमें लगता है कि हम 20-25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट को कम करके ही रेज करने का चेष्टा करेंगे। तो यदि लिक्विडिटी रहता है तो ऑब्वियसली जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा इफेक्ट तो होता ही है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या जो भी कॉर्पोरेट्स वगैरह बॉन्ड्स वगैरह रेज करते हैं उन्हें लगता है कि कम रेट में हम ले सकते हैं, और वो उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो कोई भी एसेट्स क्रिएट करते हैं इससे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कनौरिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और मैं कीमती समय देने के लिए। और मिस्टर कुमार, आपसे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल होगा कि आपको क्या लगता है कब तक ब्याज दरों में कटौती होगी और कितनी गुंजाइश आप देख रहे हैं इस फिस्कल ईयर के एंड तक? मुझे लगता है कि अगली पॉलिसी में ब्याज दर की कटौती शायद लगभग निश्चित ही है, क्योंकि तब तक अगर और ख़ासतौर से अगर ग्रोथ रेट पिकअप हो गई, जैसा कि अभी आया है कि हमारी उद्योग सेक्टर की जो है ग्रोथ रेट बढ़ गई है, हमारे जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की भी ग्रोथ बढ़ रही है, और अगर यही ग्रोथ प्रोजेक्शन चलता रहा और साथ में अगर सरकार का जो वित्तीय घाटा है उसकी कमी में बात शुरू हुई, अगर उसका ट्रेंड शुरू हुआ, तब मुझे लगता है कि आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को काटेगी और इस वित्तीय साल के आखिर तक शायद 50% तक कमी होने की संभावना मुझे लगती है, क्योंकि उस समय तक ग्रोथ की रिकवरी और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल दोनों शायद बेहतर हो पाएंगे। एक बस आखिरी जो मुद्दा है बस वो ये है कि ये सब चीज़ें इस बात पर दारोमदार हैं कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल ना बढ़ाए जाएं। अगर वो बढ़ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सेंट्रल बैंक को, हमारे रिजर्व बैंक को अपनी ब्याज दरों को कटौती करने की संभावना। बिल्कुल राजीव जी,
शुक्रिया आपका, आज समय देने के लिए जी बिजनेस को काफी अहम बात आपने की। साथ ही शेखर आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए ओवरऑल मार्केट्स के अंदर इस समय पोजीशंस क्या है। फिलहाल इस कार्यक्रम से, इस खास पेशकश से तुम्हारा इतना ही, लेकिन अगला कार्यक्रम फटाफट फ्यूचर जिसमें जानिए डेरिवेटिव मार्केट्स में इस समय क्या पोजीशंस बन रही है। नमस्कार। नमस्कार।